वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की जो वीडियो है वो है आपके हमारा पर्यावरण के ऊपर, और इसमें करीब 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कि बोर्ड 2025 और कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन कौन से प्रश्न हैं तो उनकी शुरुआत करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा वो है, ओजोन के अणुसूत्र में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। और जो ओजोन है वो तो आपने देखा ही होगा या आप जानते भी होंगे कि इसके अंदर जो है अणुसूत्र जो होता है इसका O3 होता है, और इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, और ओजोन का जो निर्माण है वो ऑक्सीजन के द्वारा ही होता है। तो अपना जो प्रश्न था वो ये था कि ओजोन के अणुसूत्र में ऑक्सीजन के कितने होते हैं, तो वो आपका आंसर होगा 3 होते हैं, और ये इसका अणुसूत्र हो गया आपका O3। इस क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल में पहला प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो सेकंड प्रश्न है वो मैं आपको एक बार पढ़ देता हूँ, उसका आंसर बता देता हूँ और उसको समझा देता हूँ। जो प्रश्न नंबर सेकंड है वो है, जेम निम्नकरणीय पदार्थ के उदाहरण दीजिए। ये प्रश्न छोटे छोटे हैं, आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में भी। तो पहले तो बात करते हैं भाई, जेम निम्नकरणीय पदार्थ कौन से होते हैं। तो जेम निम्नकरणीय जो पदार्थ हैं वो होते हैं कि जो सूक्ष्म जीव और मृत्यु जीवियों के द्वारा विघटित हो जाते हैं, यानी कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। और आप जानते होंगे इनके जो एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे कि आपका है पौधों की पत्तियाँ, इसके बाद है आपका सब्जियों के छिलके, मलमूत्र। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, यानी कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है वो अजेय निम्नीकरण के ऊपर है। तो आप इसकी जो है परिभाषा भी समझ गए होंगे। अजीव निम्नीकरणीय पदार्थ वो होते हैं कि जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता और प्रकृति में लंबे समय तक बने रहते हैं, और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपने देखा होगा कांच है, प्लास्टिक है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के अंदर रखी जाती है। 3-4 प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न है, परितंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था। और जो परितंत्र शब्द है जो सबसे पहले जिन्होंने दिया था उनका नाम है A.G. टेंसले 1935 में। यानी कि परितंत्र शब्द की जो पहले जो उपयोग किया था वो इन वैज्ञानिकों ने किया था, जिसका नाम था A.G. टेंसले 1935 में। ठीक है। इसके बाद है कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम यानी कि जो मानव द्वारा निर्मित किया गया हो, और वो है अपना खेत हो सकता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन किसका अपरूप है, यानी ओजोन किससे मिलकर बनी है, और इसका जो आंसर है वो है आपका ऑक्सीजन का ही ये अपरूप है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पराबैंगनी किरणों के द्वारा कौन कौन से रोग हो जाते हैं। और आपने देखा होगा सूर्य से प्रकाश से अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं, यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं, जिनको हिंदी में अपन पराबैंगनी किरणें बोलते हैं। अगर इसके द्वारा अगर ये सीधी हमारे पृथ्वी पर आती है तो उससे किस प्रकार के रोग हो सकते हैं, तो उसमें 2-3 रोग मुख्य रूप से हैं। एक तो है आपका मोतियाबिंद, जिसको अपन कैटरेक्ट बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका त्वचा का कैंसर। तो ये 2 रोग होने की पूरी पूरी संभावना हो जाती है अगर अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे पृथ्वी पर सीधी आती है तो। लेकिन इन किरणों से जो रक्षा करती है वो है हमारी ओजोन परत। नेक्स्ट है आपका, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है, वो देखो ये प्रश्न बन ही गया। तो ओजोन जो है परत जो हमारे समताप मंडल पे पाई जाती है यहाँ पर, इसका मुख्य कार्य है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करना। यानी कि जो किरणें आती है सूर्य से जो हानिकारक होती हैं उनसे जो रक्षा करती है वो हमारी ओजोन परत होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कौन से हैं वो देखते हैं अपन। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न बनता है वो नंबर है आपका 9वां, और उसका नाम है, उसका प्रश्न है आपका, CFC का पूरा नाम क्या है। CFC इसका पूरा नाम है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। क्लियर हो चुका, इजी है। इसके बाद है यूवी का पूरा नाम क्या है। यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट किरणें बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इनको पराबैंगनी किरणें। ठीक है। नेक्स्ट आता है 11वां प्रश्न, ओजोन का निर्माण कैसे होता है। तो ये मैं आपको समझाता हूँ। ओजोन का निर्माण कैसे होता है। अब आप जानते हो कि हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है, और वो होता है आपका ऑक्सीजन, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
क्योंकि इसके बिना जीना संभव नहीं है। अब जब ऑक्सीजन जब अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आता है तो ये दो भागों में टूट जाता है, O और O। ये ऑक्सीजन के अणुसूत्र है। ये जब अल्ट्रावायलेट किरणें के संपर्क में आती है तो ये दो भागों में टूट गया। ये जो हो गया इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। इसको बोला जाता है नवजात ऑक्सीजन। ठीक है। अब अगली जो कड़ी है उसमें क्या करता है कि ये जो नवजात ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी और ऑक्सीजन के 3 परमाणु जो बनेंगे जिसको अपन ओजोन कहते हैं। तो और ये ओजोन हमारे वायुमंडल में समताप मंडल में जाकर के स्थिर हो जाती है। इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका पादप भोजन बनाने हेतु किस वर्ण का उपयोग करते हैं, और वो है आपका वर्णहरित यानी क्लोरोफिल। ठीक है। 13वां प्रश्न है आपका जैव आवर्धन रसायन कौन कौन से हैं। जैव आवर्धन है जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं और वह है आपका DDT, इसके बाद है यूरिया और है आपका PHC। ये जैव आवर्धन पदार्थ हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है। नेक्स्ट है आपका परितंत्र कितने प्रकार का होता है, और परितंत्र 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राकृतिक जो कि प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, और सेकंड होता है आपका कृत्रिम जो कि मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं परितंत्र। अब आता है अपमार्जक किसे कहते हैं। तो पहले अपन अपमार्जक के 2 उदाहरण समझ लेते हैं। अपमार्जक का पहला उदाहरण है आपका सूक्ष्मजीव और अगला है मृत्युजीवी जो कि सड़े गले या मरे हुए जानवरों को या वस्तुओं को भक्षण करते हैं, उनका अपहरण करते हैं। सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, और ये दोनों अपमार्जक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं यानी कि वो स्वच्छ रखते हैं। अब इसकी जो परिभाषा है वो ये बनेगी, परितंत्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म मृत्युजीवी अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जक का अर्थ होता है कि जो पर्यावरण को सुरक्षित रखे, स्वच्छ रखे, पर्यावरण को हानि होने से बचाए, वो अपमार्जक कहते हैं। इसके बाद है UNEP का पूरा नाम क्या है। UNEP का जो पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका 17वां प्रश्न है, पृथ्वी पर सूर्य का एकमात्र स्रोत है और वो है आपका सूर्य। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है 18वां, सर्वहारी जीव का उदाहरण है। सर्वहारी वो होते हैं जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, जो दोनों का भक्षण करते हैं, और वो है मनुष्य। ठीक है। अब आते हैं 19वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 19वां देखिए, सूक्ष्म जीवाणु और मृत्युजीवी जीवाणु किस श्रेणी में रखे जाते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया था, और वो होते हैं अपघटक की श्रेणी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी हैं। वो है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ये तीनों उत्तरदायी गैसें हैं। अब आता है CFC का उपयोग कहाँ होता है। CFC का जो उपयोग है वो होता है आपका रेफ्रिजरेटर में और फिर एयर कंडीशनर में। नेक्स्ट है आपका जैव आवर्धन किसे कहते हैं। जैव आवर्धन जब कोई हानिकारक रसायन जैसे DDT किसी खाद्य श्रृंखला जानते हो, खाद्य श्रृंखला होती है, जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, उनको जैसे छोटे छोटे वनस्पतियाँ होती हैं, उनको जो है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, उनको फिर वो मेंढक खाता है, यानी कि फिर मेंढक को सर्प खाता है, फिर सर्प को बाज खाता है। तो ये खाद्य श्रृंखला होगी। तो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है और इसका साधारण प्रत्येक पोषी स्तर यानी शाकाहारी मांसाहारी इनके अंदर पहुंच जाता है, यानी कि इसे बोलते हैं पोषी स्तर में बढ़ता है। इस घटना को जैव आवर्धन कहते हैं। और ये जैव आवर्धन के लिए जो है ये सबसे उच्च श्रेणी का जो कस्टमर है वहाँ पर जाकर के उनके शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं, इसको जैव आवर्धन बोलते हैं। वो आता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। वो एक ही दिशा में होता है, उसका जो डायरेक्शन है ऊर्जा का
एक ही ओर होता है, ना कि ऊपर से नीचे एक ही दिशा में होता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। चलिए भाई, अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी के सबसे करीब करीब कौन सा मंडल होता है? और वो होता है आपका सौरमंडल। जैसे हमारी पृथ्वी है तो हम लोग कहाँ पर रहते हैं? सौरमंडल में। और सौरमंडल ही इसका सबसे करीबी है। और जितने भी ऋतु परिवर्तन होते हैं वो किस में होते हैं? सौरमंडल में। आंधी तूफान कहाँ पे आते हैं? सौरमंडल में। मौसम चेंज कहाँ पे होता है? सौरमंडल में। ठीक है। सौरमंडल की मोटाई में वृद्धि किस ऋतु में होती है? और वो होती है आपकी ग्रीष्म ऋतु में। जब गर्मी अधिक बढ़ती है तो सौरमंडल की जो है मोटाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब गर्मी अधिक बढ़ेगी तो प्रकाश की ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा बनेगी, और वो सौरमंडल की मोटाई को वृद्धि करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? और वो होती है हाइग्रोमीटर से। 27 प्रश्न क्लियर है। 28वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, पृथ्वी पर स्वच्छ जल का भाग कितना होता है? और वो होता है 2.5%। नेक्स्ट है आपका, इकोसिस्टम में N2 का परिसंचरण होता है किसके द्वारा होता है? और वो होता है जीवाणु द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? और राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं आपके फलीदार पौधों की जड़ों में। ठीक है, फलीदार पौधों की जड़ों में। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी का तापमान को बनाए रखने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? और वह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, CO2 और जल वाष्प। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है 32वां, एस चंद्रशेखर ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? और वो था आपका ब्लैक होल सिद्धांत को। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल में किस परत का तापमान समान रहता है? और वो होता है समताप मंडल में। और समताप मंडल में टेम्परेचर हमेशा सही रहेगा। और ये मंडल का मुख्य उपयोग होता है वायुयानों के उड़ने के लिए। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसे दिखाई देता है? वो दिखाई देता है काला। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए दिखाई देता है काला। 33 प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 34वां। कौन सा है? 34 देखो, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? और वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन घटना के कारण। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन घटना के कारण। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं कहाँ पर, किस रूप में करते हैं? किस रूप में, सॉरी, वो होता है आपका नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट है आपका, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? और विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। क्योंकि ब्रह्मांड ऑल ओवर पूरा सब कुछ, पृथ्वी सौरमंडल सब कुछ कंप्लीट हो गया, सब तो उसमें आता है हाइड्रोजन, यानी कि H2। नेक्स्ट है आपका, भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला, भूपटल पर यानी पृथ्वी पर, और वो होता है आपका ऑक्सीजन होती है, यानी कि इसके बिना तो जीवन संभव नहीं है, तो वो होगा आपका ऑक्सीजन, जिसका आंसर होता है आपका O2। नेक्स्ट है आपका, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? अम्लीय वर्षा किसके द्वारा होती है? और वो होती है आपके सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका आंसर है आपका SO2। नेक्स्ट आइए, कौन सी गैस ओजोन परत को नष्ट करती है? और वो आपका CFC, जिसको मैं बोल चुका हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न देखिए 42 वाला। हाँ जी, प्रश्न नंबर है आपका 42 यानी 42वां, विश्व ओजोन जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 16 सितंबर को। नेक्स्ट है आपका, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? और वो पाई जाती है आपके समताप मंडल, जो कि सौरमंडल के ऊपर होता है, जहाँ पर आंधी तूफान नहीं आते, अभी मैं बोल चुका हूँ उसको। गोबर गैस संयंत्र से निकलने वाली गैस, गोबर गैस संयंत्र से जो निकलने वाली गैस है वो होती है मेथेन।
कौन सी होती है? वो होती है मेथेन, जिसका है आपका CH4 अणुसूत्र। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, पर्यावरण एवं जीव जगत के बीच के संबंध को बताता है। यानी कि इन्वायरमेंट और जीव जगत, यानी कि हम लोग लेते हैं, इनके बीच का जो संबंध है उसको बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है। प्रश्न नंबर 46वां है आपका, वैसे मैंने प्रश्न बनाया नहीं है, और प्रश्न ये बनता है कि मेथेन गैस कहाँ कहाँ पर अपन बना सकते हैं मानव द्वारा, और वो होता है गोबर गैस संयंत्र में। ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न अपन गोबर गैस मतलब मेथेन गैस कहाँ अपन बना सकते हैं, वो होता है आपको गोबर गैस के द्वारा। इसके बाद है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में किस गैस कौन सी गैस होती है, और वो होती है आपकी नाइट्रोजन N2 वायुमंडल में। ठीक है, ना कि भूपट्टी पर। इसके बाद तृतीय उपभोक्ता कौन है, वो आपका शेर है ना, बाघ वगैरह जो कि मांसाहारी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, वो है आपका वन, फॉरेस्ट, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा वो होता है। इसके बाद है इकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है, और वह ग्रीक भाषा से। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद।